अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है कि आगे क्या होगा। दोबारा जंग होगी या फिर मुआहिदा होगा? मुआहिदा होगा तो कब होगा और किन शराइत पर होगा? इन खदशात के साए में खित्ते के ममालिक अपनी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दीगर इलाकाई ताकतों के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तनाजुर में आज सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में एक अहम 3 मुल्की सरबराही इजलास हुआ, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में एक अहम 3 मुल्की ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। इस मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर होने वाला मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मक्का के अल सफ़ा पैलेस पहुँचे, जहां सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान भी मुलाकात हुई। इन 2 तरफा मुलाकातों के बाद तीनों ममालिक के रहनुमाओं की मौजूदगी में मक्का मुकरमा सरबराही इजलास का आगाज़ हुआ। इजलास के दौरान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 मुल्की मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क पर होने वाला मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जबकि तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया है। सवाल तीनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया में लिखा है कि सऊदी अरब के खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की खुसूसी दावत पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज सऊदी अरब का दौरा किया। इस दौरान सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का मुकरमा के अल सफ़ा पैलेस में इस्तकबाल किया, जहाँ मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफा के हवाले से एक समिट मुनक़िद हुई। इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया, जबकि बाहमी दिलचस्पी के कई उमूर पर भी बातचीत हुई। मुश्तरका एलामिया में मज़ीद लिखा है कि तीनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात, भाईचारे और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्तों, मुश्तरका स्ट्रेटजिक मफादात और दिफाई ताउन की तवील रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। ये मुआहिदा तीनों ममालिक के इज्तिमाई तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मजबूत बनाने और खित्ते और इससे बाहर अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है, ताकि एक महफूज और खुशहाल मुस्तक़बिल यकीनी बनाया जा सके। इस मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर भी मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मुआहदे में तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मज़ीद मजबूत बनाने की भी शिक शामिल है। अहम बात यह कि इस दिफाई मुआहदे पर तीनों ममालिक के दरमियान काफ़ी अरसे से मुज़ाकरात जारी थे। इससे पहले गुज़िश्ता साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी इसी नौइयत का एक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पाया था, जिसके तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी तौर पर गहरे सियासी, समाजी और दिफाई ताल्लुकात मौजूद रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान भी तवील अरसे से मजबूत और दोस्ताना बाहमी ताल्लुकात कायम हैं। ताहम तीनों ममालिक के दरमियान ये अहम दिफाई मुआहिदा ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब पूरा खित्ता इंतहाई कशीदा सूरत हाल से दो चार है। ख़ास तौर पर अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल ने गजा से लेकर शाम, लबनान, इराक और यमन तक मुख्तलिफ मुहाज़ों पर हमले किए और कई इलाकों में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों और कब्ज़े भी जारी रखे। इस दौरान अमरीका के साथ मिलकर इसराइल ने 2 मरतबा ईरान पर भी हमले किए, जिनके नतीजे में सऊदी अरब समेत खित्ते के तकरीबन तमाम खलीजी ममालिक भी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जंग के असरात की जद में आए और ईरान ने उन पर हमले किए। ऐसे में इस जंग को मज़ीद फैलने से रोकने और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मुसलसल सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान बतौर सालिस मुतादिद मौक़े पर कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकने में अहम किरदार अदा कर चुका है, जबकि ये रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी मुतादिद मरतबा अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ता करके कशीदगी कम करने और सिफारतकारी को मौका देने पर जोर दे चुके हैं। यानी एक तरफ तीनों ममालिक अपने दिफाई ताउन को मजबूत बना रहे हैं, तो दूसरी जानिब खित्ते में जंग को मज़ीद फैलने से रोकने और सिफारती हल की राह हमवार करने के लिए भी मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस दिफाई मुआहदे के वजूद में आने से पहले ही इसराइल से इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और तनक़ीद सामने आ चुकी है
और रवां साल फरवरी में अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने से सिर्फ चंद दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसराइल के साबिक वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने यह कहा था कि तुर्की खित्ते का नया ईरान है और वो सऊदी अरब को इसराइल के खिलाफ करने और जौहरी हथियार रखने वाले पाकिस्तान के साथ मिलकर एक मुखालिफ इत्तिहाद बनाने की कोशिशें कर रहा है। A new Turkish threat. तुर्की से एक नया खतरा उभर रहा है। तुर्की और कतर ने शाम में अपना असर रसूख बढ़ा लिया है और खित्ते के दीगर ममालिक और मुख्तलिफ इलाकों में भी असर रसूख हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं खबरदार करता हूँ कि तुर्की नया ईरान है। एर्दोआन एक सोफिस्टिकेटेड और ख़तरनाक शख्स हैं और वो इसराइल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इसराइल के कुछ आला ओहदेदार कतर के पेरोल पर हैं तो तुर्की और कतर न सिर्फ शाम बल्कि गजा में भी अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। वो बराह रास्त दाखिल होकर एक नया चोक रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की सऊदी अरब को हमारे खिलाफ करने और जौहरी सलाहियत रखने वाले पाकिस्तान के साथ मिलकर एक होस्टाइल सुन्नी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ वसी दिफाई ताउन के मुआहदे की तौसीक कर दी है, जिस पर 3 साल पहले जून 2023 में दस्तखत किए गए थे। इस मुआहदे के तहत कुवैती और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान फौजी ताउन के लिए एक फ्रेमवर्क कायम किया गया है, जिसमें फौजी तरबियत, तालीम, इंटेलिजेंस, मालूमात का तबादला, लॉजिस्टिक्स, दिफाई टेक्नोलॉजी, तहकीक और तजर्बात का तबादला शामिल है। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इदारा जाती फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। इसके अलावा ये तज्ज़ीब भी हो रहे हैं कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के इस दिफाई मुआहदे के भारत पर भी असरात पड़ेंगे, क्योंकि हालिया अरसे में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने इसराइल के साथ ताल्लुकात में नुमाया इजाफा किया है और इस साल मोदी ने इसराइल का दौरा भी किया था, और वो भी फरवरी में ईरान पर हमले से पहले। हालांकि ईरान के बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं भारत से। भारतीय तजियाकार प्रोफेसर अशोक स्वेन ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के इस मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर तबसरा करते हुए एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां वो 3 मुल्की दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, सऊदी अरब के पास तेल की ताकत है और तुर्की नेटो का रुकन है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मोदी के अहमकाना इत्तेहाद के बाइस भारत को अब सिर्फ 2 मुआज़ों का नहीं बल्कि 5 मुआज़ों का सामना होगा। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सऊदी अरब से मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि इस मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब में भी मौजूद थे। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक तारीखी मुआहदा है, मगर क्या इसकी तफसीलात अवाम के सामने रखी जाएंगी कि क्या एक मुल्क पर हमला, दूसरे पर हमला, अगर ये बात है तो क्या एक नेटो तर्ज के इत्तेहाद की बात है? किस तरह का हमला इस मुआहदे के तहत दूसरे ममालिक को पाबंद बनाएगा? और क्योंकि जिस तरह सऊदी अरब पर हौसी हमले करते हैं, पाकिस्तान पर तालिबान हमले करते हैं, पाकिस्तान अफगान तालिबान पर इल्ज़ाम लगाता है, इसके अलावा तुर्की में भी धमाके होते हैं, हालात ख़राब होते हैं, तो किस किस्म का हमला होगा तो ये मुआहदा एक्टिवेट होगा? मेरा अपना ख्याल है कि इसको ऑफिशियली आना चाहिए किसी टेलीविजन टॉक में, जिस तरह मैं और आप कर रहे हैं, मुनासिब नहीं लगेगा। और इसकी जो सेंक्टिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए टिल इसका गवर्नमेंट्स जो है, तीनों गवर्नमेंट्स जो है, इसको साइमल्टेनियसली पब्लिक में एक प्लेटफॉर्म पे न लेके आए। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ब्रॉडली जो आपने बात की है, अल्टीमेटली तो यही जो आपने जो दहशतगर्दी इज वन बिग थ्रेट टू ऑल द 3 कंट्रीज। आपने बिल्कुल बस सही बात की है कि हुथी की जो एक्टिविटीज जो हैं वो भी एक थ्रेटन करती हैं सऊदीया को। इसी तरह किसी न किसी शेप में जो है तुर्की भी जो है दहशतगर्दी का शिकार बाजी में भी रहा है, अब भी है। हम जो है एक बहुत बड़ा मैनेज जो है दहशतगर्दी की शक्ल में फेस कर रहे हैं। जो इंडिया का बैक्ड अफगानी जो है दहशतगर्दी हमारी सरजमीन पे कर रहे हैं, TTP के हवाले से या BLA के हवाले से या और कोई फ्रेंचाइज जो है वहाँ पे अफगानिस्तान में परवरिश पा रहे हैं। ये कॉमन थ्रेट है, ये कॉमन डिनोमिनेटर है इन तीनों के तीनों मुल्कों में। लेकिन इसके अलावा भी जो है हमारा जो है हिंदुस्तान के साथ जो है पिछले साल जंग हुई है, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं डिटेल्स नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपके साथ जो है डिस्कशन में बात कर रहा हूँ। ये चीजें जो है मेरा ख्याल है कि ये दे बी सॉर्टेड आउट एंड डिटेल जो है मेरा ख्याल ऑफिशियली अगर डाइवर्ज हो तो ज्यादा बेहतर हो जाए कि मीडिया के जरिए जो है बताऊँ। वैसे पाकिस्तान ने सिफारती लिहाज से अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान के ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी, इन दोनों के दरमियान मीडिएट भी किया पाकिस्तान ने। ईरान ने सऊदी अरब पर या अरब ममालिक पर हमले किए तो सूरत में क्या होगा? जैसे 2025 मई में सूरत हाल थी कि भारत के साथ पाकिस्तान की जंग हुई,
तो क्या तुर्की और सऊदी अरब सिर्फ लफ्जी बात करेंगे अगर आइंदा ऐसा होता है, या हथियारों के जरिए पाकिस्तान का साथ देंगे? अगर अरब ममालिक आपस में आमने सामने आते हैं तो पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? इन सब पर बात हुई है और क्या ये अवाम के सामने सारी तफसीलात रखी जाएंगी? देखिए, अल्टीमेटली आवाम को बिल्कुल जो भी इसकी शिकायत हैं इस मुआहदे की, वो पब्लिक, मैं जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म या पब्लिक अरीना है उसमें लाजमी तौर पे आएंगी। लेकिन आज ही साइन हुआ है और मैं इस पे इसकी डिटेल्स जो है उस पर डिस्कशन करता मुनासिब नहीं लगता। लेकिन डेफिनेटली टेररिज्म तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है इसमें। और दूसरा ये है कि अब ये एक रास्ता खुल रहा है कि बाकी इस्लामी ममालिक भी जो इख्तिलाफात रखते हैं, अदरवाइज आपस में इख्तिलाफात रखते हैं, या किसी न किसी टेररिस्ट जो है ग्रुप के साथ उनके ताल्लुकात भी होते हैं। आप देख लें सूडान में जो हो रहा है उसमें दोनों साइडों के ऊपर जो है वो मुस्लिम ममालिक ही शामिल है ना उसमें। जो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनको जो आपस में जो भी लड़ाई उधर हो रही है बड़ी बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक ही हैं। तो इस किस्म की सिचुएशंस में जो है ना, मैं इसमें सबसे बड़ी जो बात समझता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म जो है इन तीनों ममालिक ने मुहैया कर दिया है उम्मा को कि आप इस पे इत्तेहाद करें और मुत्तहिद हो जाएं, और एक प्लेटफॉर्म पे आपको चाहे किसी जियोग्राफिकल थ्रेट है या टेररिस्ट थ्रेट है, उस सब के साथ जॉइंटली जो है आप जो है डील करें, सिलेक्टिवली डील ना करें। जो है कि हमारे लिए एक टेररिस्ट हो और वो किसी और के लिए जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो एसेट हो। तो ये बात जो है ये एक लॉन्ग टर्म में तमाम मुस्लिम ममालिक को उम्मा को जो है ये समझने की जरूरत है। तो ये इस चीज को जो है मेरा ख्याल है रोकने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए ये कोई ना कोई तो कोई शेक जो है या कोई डिफाइन किया होगा कि ममालिक जो है ये तीनों ममालिक जो है क्या तरह रिएक्ट करेंगे, क्या स्टैंड देंगे। मतलब क्या मुस्तकबिल में मजीद ममालिक भी इस मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं? जब नेटो तर्ज के इत्तिहाद की बात की जाती है तो फिर किस तरीके से ये मुआहदा आगे बढ़ेगा? देखें, ये इसमें मेरा ख्याल है कोई दरवाजे वाकई ममालिक के लिए बंद नहीं किए जा सकते। ये एक्सक्लूसिव क्लब जो है, मैं दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि इसको एक्सपैंड होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि नेटो की तर्ज के ऊपर जो है मुस्लिम ममालिक को अपने मुनाफात जो है वो साइड पे रख के, जो ट्रांजैक्शनल जो बातें हैं या जो बायलैटरल आपस में डिस्प्यूट्स हैं वो साइड पे रख के अगर ये एक उस पर खड़े हो जाए। देखें ना, अभी ये जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो भी इस वक्त डिफरेंसेस या कन्फ्रंटेशनल एक सिलसिला चल रहा है गल्फ के अंदर जो है, उसमें अब उस पिल कर रहा है। अल्लाह करे ये एक दो रोज में कोई हालात बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह। मतलब इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म और आने वाले इंतखाबात में दोबारा वज़ारत उज़्मा के अहम उम्मीदवार नफ्ताली बेनेट ने फरवरी में कहा था कि तुर्की पर नज़र रखें, वो नया ईरान बनने जा रहा है और वो सऊदी अरब को इसराइल के खिलाफ कर रहा है और एटमी मुल्क पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में एक नया इत्तेहाद बनाने की कोशिशें कर रहा है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं और इसराइल के तनाजुर में इस इत्तेहाद को कैसे देखते हैं? इसराइल के तनाजुर में तो सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। मेरे ज़हन में कोई इबहाम नहीं है इसके मतलब। जब तक इसराइल का मौजूदा जो हैयत है या मौजूदा जो उनका हिस्टोरिकल उसकी एविडेंस है जो भी वो कर रहे हैं कि वो किसी स्टेज पे 50s में एक नाजायज जो है रियासत बनी, 48-47 में बेल्फोर डिक्लेरेशन का वो एक मैं समझता हूँ प्रोडक्ट जो है 25 साल के बाद आया। उस दौरान भी वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहे, पैलेस्टीनियंस रेजिस्ट करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक कम से कम जो है ना एक ऐसा सिचुएशन है जिसको मुसलमान सारे इस्लामिक वर्ल्ड को मिलके जो है कन्फ्रंट करना पड़ेगा। इसमें तो कोई इख्तिलाफ की मेरे नजदीक कोई गुंजाइश नहीं। और जब तक मसला जो है फलस्तीनी अवाम का उनकी उमंगों के मुताबिक हल नहीं होता, कोई परमानेंट इसका हल नहीं होता, कि ये इसके ऊपर इस्लामिक वर्ल्ड अदरवाइज जो है ये हमारा एडवांटेज, जिस तरह आपने उसका क्या बेनेट का नाम लिया है ताली का, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, वो तो जो भी आता रहेगा मार्जिनल फर्क होगा,
लेकिन अल्टीमेटली जो फ़लस्तीनियों के साथ उनका जो सलूक है, इस्लाम दुश्मन जो ज़हनियत है, वो तो नहीं एलिमिनेट होगी, और वो मुसलमान ममालिक को एक के खिलाफ दूसरे के साथ प्ले अप ही कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये इस प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए, जो हमने क्रिएट किया है। ये शुरुआत है इस्लामिक वर्ल्ड के इत्तेहाद की, चाहे वो हमारे बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी ये इस प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए, जितने भी हम मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं। और यहाँ जो ये कॉमन थ्रेट है, मैं तो इसको कॉमन थ्रेट दूंगा, वो किसी के लिए भी जो है सूदमंद भी साबित हो सकता है इजराइल के साथ ताल्लुक जो है। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की साह मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। मीर रज़ा अली केस में पुलिस और मेडिको लीगल डिपार्टमेंट के बाद अब सिंध हुकूमत के किरदार पर सवालात उठ गए हैं। 24 घंटे के दौरान मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील के 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए। पहले कल शाम को पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने एक 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी किया। फिर रात गए डीजी हेल्थ सिंध हैदराबाद के दफ्तर से एक नोटिफिकेशन के जरिए 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तब्दील कर दिया गया और सिर्फ डॉक्टर सुमैया सैयद के अलावा बाकी किसी भी रुकन को 5 रुकनी नए मेडिकल बोर्ड में शामिल नहीं किया गया और ख़ुद डॉक्टर सुमैया सैयद को मेडिकल बोर्ड के कन्वीनर के तौर पर बरकरार रखा गया। जबकि 5 रुकनी नए मेडिकल बोर्ड में डाउ यूनिवर्सिटी कराची के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर ज़कीउद्दीन, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर काजी अकबर, साथ ही लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर आबिद हुसैन चांद, पुलिस सर्जन हैदराबाद डॉक्टर वसीम खान और पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद बतौर कन्वीनर मेडिकल बोर्ड में शामिल थी। मगर फिर आज सुबह एक और यानी तीसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिस पर 6 अगस्त 2026 की तारीख दर्ज थी। अहम बात यह है कि नोटिफिकेशन भी डीजी हेल्थ सर्विसेज सिंध हैदराबाद की जानिब से जारी किया गया था और उसमें पिछले मेडिकल बोर्ड की कन्वीनर यानी पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद को इख्तियार दे दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से किसी भी एक्सपर्ट को मेडिकल बोर्ड में शामिल कर सकती हैं, यानी 5 रुकनी बोर्ड कायम रहेगा। ताहम पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद चाहें तो किसी और एक्सपर्ट को भी बोर्ड में शामिल कर सकती हैं और इसी तनाज़े की वजह से आज पूरी तैयारी के बावजूद मीर रज़ा अली की कब्र कुशाई नहीं की जा सकी। वालिदैन ने कब्र कुशाई की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और कब्र कुशाई मौखर कर दी गई। और फिर अब से कुछ देर पहले सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को बहाल कर दिया। साथ ही नोटिफिकेशन में ये इजाफा भी किया गया है कि अगर मेडिकल बोर्ड चाहे तो वो किसी भी और एक्सपर्ट को शामिल कर सकता है। मीर रज़ा की कब्र कुशाई कल सुबह होगी और पुलिस समेत दीगर हुकाम को तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। जबकि इस अपडेट से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार हमारे प्रोग्राम में आए और ये कमिटमेंट देकर गए थे कि वालिदैन की डिमांड के मुताबिक वो पहला बोर्ड बहाल कर दिया जाएगा जो अदालती हुक्म के मुताबिक बनाया गया था। सिंध गवर्नमेंट ने अदालती हुक्म के बावजूद गुज़िश्ता रात से ये सब कुछ क्यों किया, सिंध पुलिस क्या कर रही है, देखिए वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया था। वज़ीर दाखिला साहब, पहले ही ज़ाहिर एक फैमिली एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी है, उनके बेटे की मौत वाक़या हो गई है और उन्हें ये नहीं पता कि कैसे हुई है। वो कह रहे हैं कि कत्ल हुआ है। पुलिस अपने ज़राए से बार बार ये कहती रहती है कि जी ये खुदकुशी ही है। नाउ जब आज अदालत ने कह दिया, फैमिली के लिए वैसे कितना मुश्किल है कि माँ बाप जाएं अदालत में और कहें कि उनकी बेटी की बॉडी को दोबारा निकाला जाए, उसका दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए, इसके लिए वो तैयार हों, खुद जाएं, फिर खुद कब्रिस्तान पहुंचे, रातों रात कल रात को देर से अचानक बोर्ड बदल दिया जाए। अदालत ने हुक्म दिया था पुलिस सर्जन हेल्थ सेक्रेटरी को, मगर रात को ना हेल्थ सेक्रेटरी जवाब देने को तैयार थे, ना हेल्थ मिनिस्टर जवाब देने को तैयार थी, कोई जवाब देने को तैयार नहीं था, ना पुलिस। और फिर अचानक बोर्ड बदल दिया और सुबह उनके पेरेंट्स ने कब्रिस्तान पहुंचकर पहरा दिया अपने बेटे की कब्र का और नहीं हुआ पोस्टमार्टम। क्यों? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं कि जहाँ तक ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है उस पर यकीनन हर इंसान जो है उसको शदीद गम है। और मैं ये कहूँगा शाहज़ेब कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की बदनीयती नहीं है। इसमें हम ये चाहते हैं कि ये जो आपके प्रोग्राम में हमारी पुलिस सर्जन आई और उन्होंने काफ़ी जो कंट्राडिक्ट बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, तो उसको बेहतर करने के लिए हमें या तो ऑप्शन ये था कि हम अच्छे डॉक्टर्स की, रेपुटेबल डॉक्टर्स की एक टीम बनाएं और वो उसको बॉडी का पोस्टमार्टम करें। तो इसके लिए सेक्रेटरी हेल्थ ने ऑर्डर किया डीजी हेल्थ को और डीजी हेल्थ ने उसका अपना नोटिफिकेशन इशू किया।
अब उसमें लज्जा साहब देखें मसला ये कि कि उन्होंने फिर जो नोटिफिकेशन इशू किया, क्योंकि पहले ही अदालत ने कहा था पुलिस सर्जन को और हेल्थ सेक्रेटरी को, पुलिस सर्जन ने एक 8 रुकनी बोर्ड अनाउंस किया। आप कह रहे हैं अच्छी रेपुटेशन वाले, ये कराची में कोई अच्छी रेपुटेशन वाला नहीं था कि 3 हैदराबाद से डॉक्टर्स का नोटिफिकेशन रात के 12 बजे इशू किया गया, पहला नोटिफिकेशन मुअत्तल करके। देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में जो लोग डाले गए हैं उसमें कराची के भी हैं, फॉरेंसिक सर्जन है डाओ के, डाओ मेरे ख्याल में कराची में ही है। मतलब 3 हैदराबाद के हैं, मेजॉरिटी देखिए अगर उस तरफ अच्छा क्या कोई उसमें मसला अगर नहीं उस कुछ भी मसला नहीं है, इसमें कोई बदनीयती नहीं है, आप उसको लेकर ऐसा ना कहें। बात ये है कि अगर सिर्फ एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, फिर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आपने कहा अच्छी रेपुटेशन वाले हों। ये जो 8 थे, प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद, डॉक्टर फराह वसीम, मिस्टर आमिर हसन खान, इसके अलावा डॉक्टर श्रीचंद, डॉक्टर कामरान खान, डॉक्टर दानियाल मिर्जा, डॉक्टर मोहम्मद यासीन, डॉक्टर सुमैया सैयद। डॉक्टर सुमैया सैयद तो दूसरे में भी हैं। इनमें से जो 7 हैं, क्योंकि वो दूसरे बोर्ड में नहीं है, इनमें से किसकी रेपुटेशन खराब है? ये इतने सीनियर लोग हैं, किसी की रेपुटेशन पर देखें, किसी की मैं रेपुटेशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक पोस्टमार्टम हुआ, उसको मोड़ तोड़ के हमारी पुलिस सर्जन ने, मुझे अफसोस है, शी इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और पुलिस सर्जन ने एक आपके प्रोग्राम में जो कि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी ही नहीं, डेड बॉडी देखी ही नहीं, और उसके बाद उसको ना उन्होंने कोई प्रॉपर खुद उसको मॉनिटर किया, और आपके पास आकर उन्होंने एक बयान दे दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने देखी थी नहीं, जिया लंजार साहब, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने देखी थी, मगर उन्होंने कहा मैंने बॉडी नहीं देखी थी। हाँ, तो देखें उसमें अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेहतर ये होता कि आप अपने प्रोग्राम में उसको लाते जो जिसने उसका पोस्टमार्टम किया था। अगर मैं वकील, अगर मैं आपको लेके वो अभी भी आना चाहें, आप कह दें आज के प्रोग्राम में भेज दें। ठीक है, मैंने आपको रिक्वेस्ट, मैं आ गया हूँ ना आपके प्रोग्राम में, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज की नोटिफिकेशन है उसमें वो सब इंक्लूड है जो कि पहले भी पोस्टमार्टम किया है। उसमें हमने इसी डॉक्टर साहबा जो पुलिस सर्जन है हमारी सुमैया, उनको ही कन्वीनर रखा है, उन्हीं को ये इख्तियार भी दिया है कि वो किसी को भी ऑप्ट कर सकती है, तो वो ऑप्ट भी कर ले। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि किसी का केस किसी बच्चे के उसका खराब करना। या मैं ये कहूँगा कि यकीनन गवर्नमेंट को कोई इससे सरोकार नहीं है कि अगर वो खुदकुशी है या कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, लेकिन उसकी तहकीकात तो होनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पोस्टमार्टम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एविडेंस होता है हर कत्ल के मुकदमे में। तो ये हम ये चाहते हैं कि हम इंसाफ दें उस फैमिली को, और उसके साथ भी इंसाफ करें कि आगे चलकर यकीनन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पर बेसिस पर यकीनन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे, और कोर्ट में ये मैटर जाएगा, अदालतों में ये केस चलेंगे, और ये यहाँ पर ही अगर क्वेश्चनेबल हो जाएंगी, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर एक्सह्यूम हो रही है बॉडी, उसके बाद फिर पोस्टमार्टम होना है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि बेहतर तरीके से उसको हम ऐसा तरीके से अंजाम करवाएं। ये नहीं है क्वेश्चनेबल तो गवर्नमेंट ने कर दिया ना, अदालत ने हुक्म दिया, पिटीशन थी वालदैन की पिटीशन पर हुक्म दिया पुलिस सर्जन को और हेल्थ सेक्रेटरी को। पुलिस सर्जन ने 8 लोगों का नोटिफिकेशन कर दिया, उन 8 लोगों के नोटिफिकेशन पर वालदैन ने एतमाद का इजहार कर दिया। आप लोगों ने वो नोटिफिकेशन बदल के नए डॉक्टर्स डाल दिए, जिसमें से 3 हैदराबाद से थे। वालदैन ने उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और अपने बेटे की कब्र पर पहरा देना शुरू कर दिया, और फिर आज पोस्टमार्टम नहीं हो सका। अगर आपके मुताबिक हो जाता, आज ये बोर्ड कर लेता, तो फिर ट्रायल में मसला हो जाता। अगर आप किसी को पकड़ के कत्ल का भी इल्जाम लगा देते कि उसने अली रजा को कत्ल किया था, तो वो ट्रायल में सवाल उठा देता कि सर ये तो पोस्टमार्टम ही दूसरा ठीक तरीके से नहीं हुआ, पुलिस सर्जन ने आपके हुक्म के मुताबिक बनाया था बोर्ड और रातों रात बदल दिया गया। शाहजेब, आप अगर वो अपना ऑर्डर पढ़ेंगे कोर्ट का कि वो सेक्रेटरी हेल्थ और पुलिस सर्जन को ये कहा गया कि आप बोर्ड बनाएं,
तो कोई बोर्ड बनाने के लिए यकीनन जो सेक्रेटरी हेल्थ या डीजी हेल्थ जो हमारे पुलिस सर्जन है उससे उसकी पोजीशन ज्यादा है। और आज फिर कोर्ट ने दोबारा डायरेक्शन सेक्रेटरी हेल्थ को दे दी कि आप बोर्ड बनाएं और जो कॉन्फिडेंस है फैमिलीज का वो जिन डॉक्टर्स पर उनका बोर्ड बनाएं। यानी कि जो 3 लोग हैदराबाद से आने हैं इसके उनके समेत जो 5 लोगों का बोर्ड बनाया जिसमें डॉक्टर सुमैया भी शामिल है, एक और कराची के डॉक्टर और 3 हैदराबाद के, वो रहेंगे। इसके अलावा अगर वो पिछले बोर्ड के 7 अरकान को भी डाल लें तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब हमने लेटर ऑन सेक्रेटरी हेल्थ से मेरी भी बात हुई है, हमने वो जो भी बोर्ड जिस पर उनके वालिदैन को ट्रस्ट है वो ही बोर्ड होगा। लेकिन हमने इसमें इख्तियारात डॉक्टर सुमैया को, पुलिस सर्जन को, ये सेक्रेटरी ने दे दिए हैं कि वो किसी को ऑप्ट भी कर सकती है। हैदराबाद के डॉक्टर या सखत के डॉक्टर, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सब क्वेश्चन इसलिए है कि जाहिर है उनकी कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन नहीं है, मगर जब आपने जवाब देते हुए कहा अच्छी रेपुटेशन के डॉक्टर्स का हमने फैसला किया, तो फिर सवाल आपने खुद ने कराची के उन डॉक्टर्स पर उठा दिया जिनका बोर्ड बनाया गया था। अब हैदराबाद के डॉक्टर्स की रेपुटेशन पे सवाल नहीं उठता, मगर इस पर जरूर सवाल उठता है कि जब कराची में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अगर हैदराबाद का केस होता और कराची के डॉक्टर्स आप ले जा रहे होते तो सवाल उठता कि हैदराबाद में डॉक्टर्स मौजूद हैं। जब कराची में डॉक्टर्स मौजूद हैं और ये बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, इनका पहले भी एक्सपीरियंस है और पेरेंट्स ने भी इन पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया। पेरेंट्स ने कल हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि अगर बोर्ड बदला तो हम नहीं कबूल करेंगे, उसके बावजूद आप लोगों ने रात गए 12 बजे बोर्ड बदल दिया और उसके बाद सुबह पोस्टमार्टम नहीं हो सका, तो कंट्रोवर्सी तो हुई ना पैदा। पेरेंट्स अगर सेक्रेटरी हेल्थ को लेटर लिख देते तो सेक्रेटरी हेल्थ वही बोर्ड रख देता। हम ये समझते हैं कि जहाँ पर चीज़ें ड्यूबियस हो जाएं तो वहाँ पर बेहतर लोगों को लाएं। ये मैं ये कहूँगा फिर भी शाह साहब कि हैदराबाद का डॉक्टर या कराची के डॉक्टर की बात नहीं है, उनकी सीनियरिटी बड़ा मैटर करती है। आप अगर इन डॉक्टर्स को देखेंगे जो कि डॉक्टर सुमैया के अंडर में है, वो तो यकीनन हमारे लिए वो भी रेस्पेक्टेबल है। और प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पैथोलॉजी, दाऊ मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर फरार वसीम, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्टिंग इंचार्ज, ये कैसे उनको भी डाला है? अब डाल दिया आपने बाद वाले बोर्ड में? हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखें, हैदराबाद वाला भी जो डॉक्टर साहब थे वो लम्स के वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो उनकी कॉम्पिटेंस का सवाल नहीं उठ रहा, इनकी कॉम्पिटेंस में क्या मसला था इस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि आपने कहा रेपुटेशन की बात। देखें, मैं एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हूं, मैं होम मिनिस्टर हूं, वकील हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने अब इन द एंड इसको समअप करते हुए वही डॉक्टर्स रख दिए हैं बोर्ड में, और उसके साथ दोबारा हमने इख्तियारात दे दिए हैं पुलिस सर्जन को, जिस पर के पेरेंट्स को भी एतमाद है कि वो कहीं से भी किसी को भी ऑप्ट कर सकती हैं। और मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कंट्राडिक्टरी बातें की थी, वो कैसे की थी? क्योंकि जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा अगर खुदकुशी की है तो हाथ का भी होना चाहिए था कि उस पर गन पाउडर है या नहीं है, और ये बात एडिशनल आईजी ने भी कंफर्म की कि हाँ जी हाथ का भी एग्जामिन होना चाहिए था खुदकुशी के हवाले से। उन्होंने अगर ये सवाल उठाया कि एंट्री वूंड अगर सीने में से है तो आमतौर पर एग्जिट वूंड बड़ा होता है, बट सीने पर सुराख बड़ा है, कमर पर कम है, इसमें क्या ऐसी कंट्राडिक्शन है? जितने भी उन्होंने एक्सरे करना चाहिए था, एक्सरे नहीं किया गया, कौन सी ऐसी चीजें जो उन्होंने गलत की कही? ठीक है। देखें, पुलिस सर्जन जो है शी इज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, और उनके जो अंडर एमएलओ से उन्होंने वो पोस्टमार्टम किया। अगर पुलिस सर्जन के पास जब पोस्टमार्टम आया उसके पास 3 दिन तक वो पोस्टमार्टम था, अगर उसे कोई क्वेरीज थी तो उसको लिखना चाहिए था उस पे। उन्होंने मनोहन वो सारा जैसे ही पोस्टमार्टम जिस तरह का था वो पुलिस आईओ को भेज दिया, और आपके प्रोग्राम में आकर इन्होंने ये बातें कर दी। बेहतर तो ये था कि मैं इस पर डिस्कस नहीं करता इस लेवल पर, लेकिन मसला ये है कि 3 अगस्त को मेरा 3 अगस्त को उन्होंने लिखा था, ये आप दुरुस्त कह रहे कि रिपोर्ट भेज दी गई थी, मगर 3 अगस्त को उन्होंने 14 निकात उठाए थे कि ये प्रॉब्लम मुझे नजर आती है, मगर उससे पहले रिपोर्ट भेज दी गई। आपके पास प्रोग्राम चल रहा है आने यार, ये रिकॉर्ड की बातें होती हैं, रिटन में लिखा जाता है। कोर्टें आपके प्रोग्राम को नहीं लेंगी, रिटन में जो चीजें लिखी हुई होंगी उनको लेती हैं। 4 अगस्त को वो हमारे प्रोग्राम में आई थी, 3 अगस्त को उन्होंने खत लिखा था, मगर आपने हमारे प्रोग्राम को बड़ा सीरियस लिया, मगर कर वालदैन ने जब बात की हमारे प्रोग्राम में आके कि बोर्ड नहीं तब्दील होना चाहिए, तब नहीं लिया आपने कहा फिर लिखना चाहिए था हेल्थ सेक्रेटरी को। हालांकि कल हमने हेल्थ सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। ये अब आप क्वेश्चन हेल्थ सेक्रेटरी से कर सकते हैं, लेकिन मैं
फेयर मींस में ये कहूंगा कि अब जिन पर पेरेंट्स को एतबार है, जिन डॉक्टर्स पर, वही डॉक्टर्स इसमें होने चाहिए। वो बिल्कुल उनका राइट है कि वो अपने बच्चे, एक तो उनके साथ बहुत बड़ा सानिया हो चुका है, और वो अपने बच्चे के लिए अगर वो पोस्टमार्टम एग्ज्यूम करवा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और किसी के बच्चे की लखते जिगर का बॉडी एग्ज्यूम होना, उसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम होना, ये भी बड़ा इशू है। और अगर वो चाहते हैं कि जिस पर उनको एतबार है कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, तो उसको गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये अहम बात है। साथ ही क्योंकि आप वज़ीर दाखिला है, आपके मातहत इस वक्त पुलिस है, ऐसा लगता है कि पुलिस ने माइंड बना लिया है तहकीकात के बगैर। तहकीकात के बाद जो भी साबित हो वो एक अलग बात है कि मुकम्मल तहकीकात के बगैर कि जैसे खुदकुशी ही थी जब भी उनसे बात की जाए। अब नाउ मुख्तलिफ फुटेजेस सामने आती हैं ज़िया लंजार साहब, एक फुटेज आती है जिसमें मोटरसाइकिल वाला नज़र आ जाता है, एक फुटेज आती है जिसमें कचरा चुनने वाला नज़र आ जाता है, कोई फुटेज नहीं है जिसमें यह नज़र आ जाए कि मीर अज़ली वहाँ चल के आया था। अगर उसने खुदकुशी की तो किसी फुटेज में नहीं दिखा रहे कि वो उस मकाम पर चलकर आया है, किसी सीसीटीवी में नहीं आया। देखिए, एक बात सुने कि कोई पुलिस ने माइंड मेकअप नहीं की है, और इन्वेस्टिगेशन तब तक चलती रहती है जब तक चालान पेश ना हो जाए। इंटीरियम चालान भी इसलिए पेश किया जाता है कि हो सकता है कि ड्यूरिंग इंटीरियम पहला चालान, फाइनल चालान और इंटीरियम चालान के दरमियान कोई और एविडेंस आ जाए। इवन यहाँ तक कि आपको एडिशनल एविडेंस होती है अंडर सीआरपीसी, कोर्ट में भी दे सकते हैं कि कहीं किसी पॉइंट पर जाकर कोई ब्लाइंड मर्डर केसेस होते हैं, वो वहाँ पर वो एविडेंस दी जाती है, एडिशनल एविडेंस। ये बात कह देना कि पुलिस ने माइंड मेकअप कर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये फुटेजेस जो आपके टीवी चैनल्स पर मुख्तलिफ पर चल रहे हैं वो भली चले, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, आजकल का दौर इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, मीडिया, और आप देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और केमिकल जो एग्जामिनेशंस हैं वो भी एडवांस होनी है। तो ये आप इस पर मुतमईन रहें कि जो भी चालान पेश होगा वो विद एविडेंस ही होगा, और ये फुटेजेस वगैरह अगर कोई मिलती हैं तो वो भी उसके साथ लगाकर पेश करेंगे। ऐसे कोई ब्लाइंड केस को रखकर नहीं छोड़ देंगे इसको। मतलब अगर आपने कहा वालिदैन जैसा कहेंगे, वालिदैन तो अगर ये कह रहे हैं कि जो पहले बोर्ड था वही हम कबूल करेंगे, तो क्या पहले वाला ही बोर्ड मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा नए बोर्ड के अलावा? हमें कोई एतराज नहीं है इसमें। इवन यहाँ पर और मैं इनमें एक और एडवांस बात कर रहा हूँ कि अगर वालिदैन समझे, हमने सिविल सर्जन को ये भी इख्तियारात दे रहे हैं कि सिविल सर्जन अगर किसी को ऑफ करना चाहती है, इफ शी नीडेड, तो ये उसको भी वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। ये बड़ी अहम बात है। साथ में उनके वालिद ने बारहा कहा कि गेस्ट हाउस है, वो वहाँ गए और उस गेस्ट हाउस का जो पिछला दरवाज़ा है, ज़ाहिर है वहीं से लाश मिली है, कि वहाँ के लोगों को उन्होंने तस्वीर दिखाई बेटे की, एक भाग गया, दूसरा आया, दूसरे को दिखाई, दूसरा भाग गया। हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि वो गेस्ट हाउस बंद है। क्या अब तहकीक कर रही है पुलिस? आप मॉनिटर कर रहे हैं सबको कि कौन लोग हैं, कहाँ हैं, कहीं उनका कोई ताल्लुक तो नहीं है? सबको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ये काफ़ी इसकी केस की इम्पोर्टेंस हो गई है। तो यकीनन मैं ये चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन होने दें, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो आपके प्रोग्राम में ही आपको बताएंगे इसका। और साहब, और ये कि अगर जाए वक़ुआ पर खून नहीं था तो पुलिस का वर्जन ये सामने आया कि शायद मिट्टी में जज्ब हो गया होगा, मगर फिर हमें डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इसका भी मुआयना किया जा सकता है कि मिट्टी जो है उसमें कितना खून जज्ब हुआ है। तो इस सबको भी हिदायत की गई है पुलिस को कि अच्छी तरह देखे, क्योंकि 2 फीट के फासले से उन्हें 8 दिन बाद पुलिस गोली का खौल मिल गया है। हालांकि उस जगह को बहुत दफ़ा साफ कर दिया, सब कर दिया था, जिस पर भी सवाल उठ रहा है कि अभी खौल मिल गया है, कोई पिस्तौल भी ईजाद हो जाएगी। देखें, बात यह है कि वहाँ पर जो एरिया है, अगर आपने आपके फुटेजेस में भी आ रहा है कि वहाँ पर एक तो फुटफॉल बहुत हुआ है आफ्टर द मर्डर, और वो या जो भी उसका है, तो उसमें आप अगर देखेंगे तो फुटफॉल की वजह से भी जो बुलेट का खोल है वो बड़ा छोटा सा होता है। 30 बोर का कह रहे हैं कि पिस्टल है जिसमें से वो बुलेट निकला है। तो वो यकीनन इसमें कोई बदनीयती पुलिस की नहीं है, और वो अगर मिल गया है तो एविडेंस है इसको भी, और अनलेस के जब तक वो के पिस्टल नहीं मिलता है, वो एविडेंस जो खोल है उसका कोई भी बुनियादी तौर पर कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, अनलेस के वो खोल मिले और उस पर उसमें से जो फायर
किया जाए और उसको मैच किया जाए, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। और ये देखेंगे कि उस एरिया में थोड़े से ग्रास वगैरह भी है। मैं को प्रोटेक्ट किसी को करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उस एरिया जहाँ पर ये मामला हुआ है फिल्दी जगह है, कोई अच्छी इतनी जगह नहीं है कि साफ सुथरी जगह हो कि जहाँ पर, तो ये प्रॉपर मैंने खुद इनको अहकाम दिए कि आप प्रॉपर स्वीपिंग करें और एक एक चीज अच्छी तरह देखें। जैसा जहाँ तक आपने ब्लड की बात की है, बिल्कुल वहां पर वो जो मट्टी है उसको उठा लिया है इन्होंने। मैं फिर भी वसूख से इसलिए नहीं कह सकता कि मैंने दोबारा रिकन्फर्म नहीं किया है। वो मट्टी भी उठानी चाहिए वहां से, और जहां पर वो डेड बॉडी है उसके सारा जो भी नीचे अगर कोई ईंटें हैं या जो भी चीजें हैं उसको केस प्रॉपर्टी करके केमिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। और सब कोई दबाव है पुलिस पर कि किसी एक सिमत में इस केस को लाया जाए? क्या किसी को बचाने की कोशिश, जो खदशात का इजहार किया जा रहा है? नहीं, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, अपना कोई दबाव वबाव इसमें आप खातिरी रखें कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल हसन लंजार साहब नहीं करा रहे हैं कि जो वालदैन चाह रहे हैं, जैसा बोर्ड चाह रहे हैं वो बना दिया गया है। वालदैन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब हमें प्रोग्राम में कमिटमेंट देकर गए थे कि बोर्ड बदलेगा, वैसे ही बदलेगा और वही बनेगा जो वालदैन कह रहे हैं। और वालदैन ज़ाहिर है वही कह रहे थे जो अदालत ने हुक्म दिया था कि जो अदालत के हुक्म के तहत बनाया था कराची की पुलिस सर्जन ने बोर्ड, उसे वापस बहाल किया जाए, जिसको बार बार नोटिफिकेशन के जरिए बदल दिया गया था। और अब उनकी कमिटमेंट के मुताबिक बोर्ड बदल दिया गया है और जो बोर्ड पहले बना था अदालती हुक्म के तहत, जो पुलिस सर्जन कराची ने बनाया था, जिसको बहाल करने का वालदैन कह रहे थे, उसे बहाल कर दिया गया है। मगर इस सब के दरमियान वालदैन जिनका पहले ही बेटा दुनिया से चला गया है, वो दोबारा आज एक कर्ब से गुजरे। कब्रिस्तान में उन्हें अपने बेटे की कब्र पर फेरा देना पड़ा। अब क्या उन्हें भरोसा है? हमारे साथ मरियम हुसैन साहिबा, वालदा मीर रज़ा अली, मीर हुसैन अली साहब, वालिद मीर रज़ा अली और जिब्रान नासिर साहब वकील हैं आप मीर रज़ा अली साहब के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मरियम हुसैन साहिबा, पहले आप बताइएगा, ज़ाहिर पहले ही बहुत मुश्किल वक्त और आज एक और मुश्किल वक्त कब्रिस्तान में बेटे की कब्र कुशाई के हवाले से, और फिर वो नहीं हुई, पहले ही उसके लिए राज़ी होना एक मुश्किल मरहला था। वज़ीर दाखिला कमिटमेंट देखे गए कि अब वही होगा जो वालदैन चाहते हैं, तहकीकात भी शफाफ सिमत में होंगी, अब वही बोर्ड दोबारा बना दिया गया है। अब आप क्या कहिएगा? देखिए, बीइंग मदर मुझे बार बार आजमाइश पे लेके जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गई हूँ। ये ट्रॉमा मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बार बार अपने आप को एक चीज़ के लिए रजामंद करना, अपने आप को एक चीज़ के लिए एग्री करना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा इकलौता बेटा है जिसको गए हुए इस दुनिया से 11 दिन हो चुके हैं और मैं रोज़ाना एक होप के साथ जीती हूँ कि शायद आज कुछ हो जाएगा और फिर उस दिन नया कुछ हो जाता है। मेरा ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इस पर आपको क्या जवाब दूँ? मतलब मैं आपको इस पर क्या श्योरिटी दूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कल सुबह फिर नहीं होगा जो आज सुबह हुआ था? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बीइंग पेरेंट, आप खुद सोचें कि ये मेरे लिए कितनी तकलीफ़ देह चीज़ हो रही है जो रोज़ाना हो रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। और बहुत जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से अगर आपका ट्रस्ट बिल्कुल हिलकर रह गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादती हुई है। मीर हुसैन अली साहब, कल हमारे प्रोग्राम में जब बात हो रही थी कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। जिब्रान नासिर इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि बोर्ड बदलने की साजिश हो रही है। हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर और हमने पुलिस हुक्काम सबसे रब्ता किया, कोई नहीं जवाब दे रहा था। अब से कुछ देर पहले ज़ियाउल हसन लंजार साहब वज़ीर दाखिला सिंध कमिटमेंट देके गए और पहले वाला बोर्ड बना दिया गया है। अब आप मुतमईन हैं? आपका इत्मीनान है? कल इत्मीनान था तो हम उस पे जा रहे थे। पूरी रात हम जागते रहे कि सुबह बेटे को फिर निकलवाना है कब्र से और उसकी फिर हमने तफकीन करनी है। तो एक हमारे लिए सिनेरियो वही 29 का था। मगर बात अब हमें ये सब अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि इसको रोका क्यों, और आज इसको डिले करने के बाद सेम वही चीज़ आज अब बना दी। तो अब ये ट्रस्ट की बात आ गई। तो अब समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कितने उससे ट्रस्ट कर ले इस चीज़ को कि अब ये चीज़ सही होगी या सुबह कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी तक इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन नहीं आई कि इसको रोका क्यों। हम तो कोर्ट गए थे, कोर्ट ने दिया ऑर्डर और कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद रात की तारीखी में 12 बजे के बाद इसका लेटर ही चेंज कर दिया। और अब एक दिन गुजरने के बाद आज पूरा दिन हम ट्रामा में गुजरते रहे कि हमारे बच्चे की होगी नहीं होगी, होगी कौन करेगा। अब उसके बाद अब चाके शाम में अब ये लेटर दोबारा आना,
और अब समझ नहीं आ रहा कि हम इसको किस तरह मेंटली अपने इसको सेटिस्फेक्शन आएगी, किस तरह आएगी, ये नहीं समझ में आ रहा अभी हमें। जिब्रान, आप जिन खदशात का इज़हार कर रहे थे वो सारे खदशात सही साबित हुए, और आज सुबह जिस कर्ब से मरियम हुसैन साहिबा, मीर हुसैन अली साहब गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई। एक तो पहले ही बेटे को खोना और उसके बाद इस एक चीज़ के लिए राज़ी होना और फिर जो कुछ होता रहा, मगर अब वही नोटिफिकेशन आ गया है। मगर जाहिर है अगर मरियम हुसैन साहिबा कह रही हैं कि मेरा तो एतमाद हिलकर रह गया है, तो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, जिससे उनको गुजारा गया है बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आप क्या कहिएगा बतौर वकील? आपने मुतादिद केसेस देखे हैं, बहुत करीब से देखते हैं आप मामलात को। अब दोबारा बोर्ड बहाल हो गया है। जिस कर्ब से और कंफ्यूजन से और एक टग ऑफ वॉर से वालिदैन को कल रात से लेके और आज सुबह पूरी दोपहर वहां पे कब्रिस्तान पे गुजारा गया, वो हमारी अखलाकी समाजी कदरों की पस्ती का मुजाहरा करती है, क्योंकि इसी समाज से निकल के आए ना ये सियासतदान और हमारे पे हुकूमत कर रहे हैं। दूसरी बात जनाब, बहुत एहतराम के साथ ज़िया अंजार साहब से, बोर्ड वालिदैन की मर्जी के मुताबिक बनेगा, ये सियासी जुमला है। हकीकत ये है कि बोर्ड कानून के मुताबिक बनेगा, ये वालिदैन का मुतालबा था। और अब ये जो बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है, जो ओरिजिनल ऑर्डर आपने पुलिस सर्जन का रिवाइव किया है, ये आपने कानून की पासदारी की है, जिसकी आज हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के जरिए बार बार निशानदेही कर रहे थे कि आपका एक स्पेशल कानून है सिंध मेडिको लीगल एक्ट, उसका एक सेक्शन 16 है जिसमें बिलखुसूस जब कब्र कुशाई की बात आएगी तो एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बिलखुसूस उसके लिए अलग से अलग बनेगा। वो कोई एज असेसमेंट का या और बाकी केसेस के अंदर स्पेशल मेडिकल बोर्ड्स बनते हैं पोस्टमार्टम को चैलेंज करने के लिए, उनसे मुख्तलिफ है। और उसका इख्तियार एक बार जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दे तो वो पुलिस सर्जन के पास है, और उसमें वो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट लेके आएगा वो क्लोजेस्ट पॉसिबल पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के होंगे, वो किसी दूसरे शहर के नहीं होंगे। तो यही कानूनी मुतालबात थी। ये कानून इसी पार्टी ने बनाया, अपने दौरे हुकूमत में बनाया, तो इसी की इन्होंने अमल दरामद की। तो इसको ये रंग ना दिया जाए कि जी ये वालिदैन की मर्जी के मुताबिक बन रहा है, जो कि वालिदैन अपनी मर्जी की इन्वेस्टिगेशन नहीं चाह रहे। वालिदैन पहले दिन से इस मुल्क में अपने इस केस के अंदर कानून की अमल दरामद जा रहे हैं, कोई विश लिस्ट लेके हम नहीं बैठे हुए। क्या ये कानून की अमल दरामद नहीं है कि होनी चाहिए कि जो जो चीजें मीडिया को पहले पता चल जाती हैं पुलिस से और तफ्तीशी अफसर से, वो दिनों तक खानदान को पता नहीं चलती। हमें मीडिया से पता चलता है कि जी एक और सीसीटीवी आ गई है, हमें मीडिया से पता चलता है कि खोल आ गया है, हमें मीडिया से पता चलता है कि 3 करोड़ का कर्ज था, हमें मीडिया से पता चलता है कि लोगों को कह रहा है कि मैं सुबह को सूरज नहीं देखूंगा अगर मुझे पैसे नहीं मिले। हमें कब तफ्तीशी ने आके ये बताया कि जी ये डिस्कवरी हो रही है चीजें? ये आम बात है, को कब लिया गया? आम बात है। मरियम हुसैन साहबा, पुलिस के जी मरियम हुसैन साहबा, आप लोगों को बिल्कुल एतमाद में इस हवाले से पुलिस ने नहीं लिया है अभी तक कि क्या डिस्कवर किया है, कहां उनकी तहकीकात पहुंची है? कुछ नहीं बताया पुलिस ने आपको आके? हमें जो भी पता चलता है मीडिया से पता चल रहा है। और तो पुलिस आपसे क्या, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ पूछगछ करने, बताने, कुछ नहीं होता आप लोगों के साथ? नहीं जी, नहीं। जिब्रान, ये अनोखा है, आप बहुत क्रिमिनल केसेस देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही, ज़ाहिर है जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो तो हम देखते ही हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इस केस में? देखिए जी, जाने वाला तो चला गया। ये शहीद की जो अब जस्तजू जो वालिदैन जद्दोजहद कर रहे हैं इंसाफ के लिए, इसको ये सदका जारिया समझें कि आवाम का, नौजवानों की लीगल अवेयरनेस हो रही है कि हकीकत क्या है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की और पुलिस की और इदारों की और महकमों की। और इस रुसवाई से, मैं इसको रुसवाई कहूंगा ना, जिस कर्ब से आप गुजार रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा से वालिदैन को बहुत से खानदान गुजरते हैं। और यहाँ तो चलें फिर भी मीडिया है, हमें पता चल जाता है, वहां तो पता भी नहीं चलता और हम ताक़ुब करते रहते हैं। हर केस में इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की हमें दरख्वास्त लगानी पड़ती है, एक से ज्यादा लगानी पड़ती है। तो कभी घर वालों ने पुलिस वालों पर दरवाजे बंद नहीं किए। एक अजीब मजाक है, कल हमने मीडिया के सामने बोला कि अभी तक 161 नहीं हुआ, 7-8 दिन गुजर गए हैं। तो कल दोपहर को आयु का फोन आ गया कि जी मैं तैयार हूं आपका बयान लेने के लिए। आज सुबह जब मैजिस्ट्रेट साहब आए तो उनके सामने भी हमने ये बात रखी कि जी अभी तक 161 का बयान नहीं हुआ। तो उसी आईओ ने मैजिस्ट्रेट साहब के सामने कन्विंस किया और क्लेम किया कि नहीं जी मैंने तो पहले दिन ले लिया था, मेरी फाइल में लगा हुआ है। 6 बार उसने बोला मैजिस्ट्रेट साहब को तासुर देने के लिए और हमें सरप्राइज करने के लिए, और हम कह रहे हैं हमारा कौन सा बयान फाइल में आ गया। और जब मैजिस्ट्रेट साहब चले गए तो दोपहर को दोबारा उस आईओ ने कॉल किया मीर हुसैन साहब को और बोला जी अब मैं आपका बयान लेने आ जाऊं। यार आप अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन मीडिया को पैसिफाई करने के लिए कर रहे हैं,
अगर आप अपने जो टिप्स रिलीज करते हैं, क्लिप्स रिलीज करते हैं या क्लूज रिलीज करते हैं, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि जी पुलिस काम कर रही है, मीडिया मुतमईन रहे, मगर फैमिली को कॉन्फिडेंस हो के ना हो, तो ये मेस्ड अप प्रायोरिटीज है बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा ये बहुत अहम बात की है जिब्रान ने कि फैमिली का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। मीर हुसैन अली साहब, मरियम हुसैन साहब जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो कम करना बहुत लाजमी है, और आज उन्हें जिस जुल्म से गुजारा गया। तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इत्तेफाक दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।